हेलो बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला लेसन विलियन चल रहा है और इसका आज हम जो एपिसोड पढ़ने वाले हैं वो एपिसोड नंबर वैसे तो 11 है, लेकिन क्योंकि 10th में ही कुछ पार्ट बच गया था उस पार्ट को हम कुछ कवर करने वाले हैं, इसलिए इसको चाहो तो आप एपिसोड नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी मान सकते हैं। देखो, एपिसोड नंबर 10 में हमने क्या पढ़ा था? हमने द्रव द्रव विलियन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वाष्प दाब क्या होता है, द्रव द्रव विलियन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वाष्प दाब क्या होता है। एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं कि यार कोई द्रव होता था, उसकी वाष्प बनती थी और उसी की वाष्प जो अपने ही द्रव के सतह पर दाब डालती थी उसी को ही हम वाष्प दाब कहा करते थे। लेकिन ये काम कब होता था? ये साम्य अवस्था पर होता था, ठीक है। और इसके बाद हमने राउट का नियम पढ़ा कि अगर वाष्पशील द्रव में वाष्पशील विलय मिला दिया जाए, विलायक में विलय मिला दिया जाए तो विलयन बन जाएगा। अब विलयन में जो दो अवयव हैं दोनों के दोनों वाष्पशील हैं, तो वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है ना, ए का आंशिक वाष्प दाब ए के मूल अंश के समानुपाती होगा, बी का आंशिक वाष्प दाब बी के मूल अंश के समानुपाती होगा। ये बात किसने कही थी? राउट ने। तो यही बात जो है राउट का नियम बन गई थी। क्या नियम था राउट का? कि किसी द्रव विलयन में वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, तो PA is directly proportional to XA and PB is directly proportional to XB। और समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और यहां पर हम नियतांक लगाते हैं PA नोड। क्या था PA नोड? शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। यहां पे समानुपाती का निशान हटाया, बराबर का निशान आया और यहां पर जो नियतांक लगाया वो लगाया PB नोड। PB नोड क्या था? शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब। और अगर किसी विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है तो A और B का आंशिक वाष्प दाब जोड़ दो तो कुल वाष्प दाब आ जाएगा। फिर हमने इसकी गणितीय व्याख्या की थी। गणितीय व्याख्या में हमने कहा था कि कुल वाष्प दाब ये है, PA ये होता है, PB ये होता है, दोनों का मान रख लिया, ये क्या, ठीक है। और फिर दोनों का मान रख लिया और XA और XB आ गया। अब XA प्लस XB 1 होता है तो XA का मान क्या हो गया? 1 माइनस XB और XA की वैल्यू यहां पर पुट करके लास्ट में ये समीकरण डिराइव की थी। ये पिछले एपिसोड में बात हो चुकी है। ये जो समीकरण आई कि P टोटल बराबर PA नोड XB और ब्रैकेट में है PB नोड माइनस PA नोड, ये जो समीकरण आई है, अब यहां से बात हम दोबारा शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो समीकरण है ना, ये सरल रेखा समीकरण के तुल्य आई है। सरल रेखा समीकरण क्या होती है? y बराबर mx प्लस c। इस समीकरण की क्या विशेषता है? इस समीकरण की विशेषता है कि यार कोई भी समीकरण अगर इस समीकरण के जैसी होगी तो उसमें x और y के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा ना वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्लियर? सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होगा, ये ना होगा। ये बात कौन बताता है कि अगर वो समीकरण y बराबर mx प्लस c के तुल्य होगी तो वो एक ग्राफ जो है वो सीधी रेखा में प्राप्त होगा। चलिए, अब अपना ने क्या किया कि ये चेक किया कि यहां पर P टोटल कुल वाष्प दाब को मान लिया मैंने y और XB को मान लिया मैंने x, तो y बराबर क्या हो गया? x। x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है क्या? हाँ जी, PB नोड माइनस PA नोड ये वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है जो जिसको मैंने क्या मान लिया? m मान लिया। तो ये क्या बन गया? mx। क्या बन गया? mx प्लस में PA नोड, ये कुछ वैल्यू है जिसको मैं क्या मान लू? c। तो ये समीकरण देखो y बराबर mx प्लस c और ये P टोटल बराबर XB इंटू m क्या हो गया? PA नोड PB नोड माइनस PA नोड और C क्या हो गया? प्लस में PA नोड। ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो समीकरण है राउट के नियम की, ये जो समीकरण है वो सरल रेखा समीकरण के तुल्य है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो ये कहेंगे कि P टोटल व XB में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो है वो सीधी रेखा में प्राप्त होगा। क्या होगा बच्चों? ग्राफ जो है वो सीधी रेखा में प्राप्त होगा। क्लियर? एक निष्कर्ष ये निकल गया। इससे और भी कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? क्या किसी भी विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा ना, कुल वाष्प दाब, वो विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव के मूल अंश से संबंधित उसको किया जा सकता है। देखो यहां पर अपने P टोटल को किससे रिलेटेड कर रहे हैं? XB से कर रहे हैं, हाँ या ना? अगर ऐसा करो, यहां ऐसा कर लेते हम, XB की वैल्यू निकाल लेते, XB इज इक्वल टू हो जाता 1 माइनस XA। तो ये फॉर्मूले में लास्ट में XB की बजाय क्या बचता? XA। तो उस समय हम P टोटल को किससे रिलेटेड कर लेते? XA से रिलेटेड कर लेते। तो इसका मतलब है कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो P टोटल है, टोटल विलयन के किसी भी अवयव के
अवयव के मोल अंश से संबंधित इसको किया जा सकता है। मोल अंश से संबंधित जो है इसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक निष्कर्ष भी इससे निकलता है। और क्या है, और ये है कि एक तो सीधी रेखा में प्राप्त होगा, एक कुल वाष्प दाब को किसी के भी मूल अंश से संबंधित किया जा सकता है। तो ये इससे दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। चलिए अब आ जाओ, हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें ग्राफ बनाना है। किस किस के बीच में हमने ग्राफ बनाना है? आंशिक दाब और मूल अंश के बीच में, आंशिक दाब और मोल अंश के बीच में। चलिए हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखो ग्राफ बनाने के लिए मेरे को कुछ सीधी लाइंस चाहिए, तो मैं ऐसे करता हूं, ये लो देखो मैंने क्या किया, ये मैंने बनाया y अक्ष। देखो ये ग्राफ जो बनेगा ना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये मैंने y अक्ष बनाया है और इसके अंदर मैं कोई कलर भर लेता हूं। ये लो मैंने कलर भर लिया। इसी के बाद इसी को कॉपी करके, ये कॉपी क्लोन, इसी को कॉपी करके मैं एक यहां पे एक और मैंने y x बना लिया। ठीक है, अब इसी का अपने एक और क्लोन बना लेते हैं, लेकिन इसको मैं अगर टर्न करना चाहूं तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपने इस पूरी को ही साफ कर देते हैं, दूसरी बना लेते हैं। चलिए अब अपने क्या करते हैं, एक और, ये तो y अक्ष बनाए हैं दोनों, एक और x अक्ष बना लेते हैं अपने इस प्रकार से। ये x अक्ष बन गया और इसके अंदर भी ये अपने कर लिया। ओके बस ठीक है, ये हो गया अपने पास। ये हो गया क्या बच्चों, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, ये लो बस क्लियर हो गया। ठीक है, अरे वाह बढ़िया बढ़िया काम है यार ये स्मार्ट बोर्ड का। तो देखो क्या है, अब अपने क्या करते हैं बच्चों कि ये जो है ये है हमारे पास y अक्ष। देखो ये ग्राफ बनाना भी एक कला है, बहुत बढ़िया बढ़िया वाली चीजें समझ में आएंगी। ये वाला जो अक्ष है ये है x अक्ष है। ठीक है, x अक्ष पर मैं क्या लेने वाला हूं, x अक्ष पे मैं क्या रखने वाला हूं, मैं मूल अंश रखने वाला। y अक्ष पे मैं क्या रखने वाला हूं, y अक्ष पे मैं रखने वाला हूं बच्चों आंशिक, आंशिक, या मैं सीधा कहूं मैं y अक्ष पर रखने वाला हूं वाष्प दाब, इस पर मैं रखने वाला हूं वाष्प दाब। ठीक है, अभी मैं जो x अक्ष पर मूल अंश रखने वाला हूं, ये देखो ये बहुत शानदार बात आ रही है भाई, बहुत शानदार बात आ रही है। देखो क्या आ रहा है कि मैंने यहां पर जो है ना xa बराबर रखा 1, इस अक्ष पर मैंने मूल अंश रखने हैं। मूल अंश क्या है, विलयन में दो अवयव हैं a और b, a के मैंने मूल अंश रख लिए xa, जिसका मैंने मान कितना रख दिया 1। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पर xb की वैल्यू क्या होगी, xb की वैल्यू क्या होगी बच्चों। अगर xa 1 है तो xb 0 होगा, क्योंकि xa प्लस xb दोनों का योग कितना होता है 1 होता है। अब इन दोनों का योग 1 आ रहा है ना, देखो 1 प्लस 0 1, इट मींस यहां पर ये बात सही है। ठीक है, अब यहां से जब अपने इधर आएंगे तो xa के मूल अंश घटेंगे और ये घटते घटते क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। अगर xa 0 हो गया तो बोलो रे xb कितना होगा, अपने आप बोलना कितना होगा, ये होगा सर 1, क्योंकि xa प्लस xb की वैल्यू हमने 1 ही रखनी है। अगर xa 0 है तो ऑटोमेटिकली xb जो है वो क्या हो गया 1 हो गया, ये तो हमने रख दिया। अब एक और चीज समझो, एक और सी चीज समझो कि अगर यहां पर xa 1 है xb 0 है, इसका अर्थ क्या है, बोलो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि a जो है वो शुद्ध अवस्था में पड़ा है, b इसके अंदर मिला हुआ नहीं है। ठीक है, और अगर a शुद्ध अवस्था में पड़ा है तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होता है। अगर a शुद्ध अवस्था में पड़ा है तो शुद्ध अवस्था में a का जो वाष्प दाब होगा उसको मैं किससे लिखूं बच्चों, PA नोड से लिखूं। यस और नो, ये बात समझ में आई क्या कि अगर P
ए शुद्ध अवस्था में पड़ा है तो शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब हो गया पी ए नोड। इसी प्रकार से यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर बी शुद्ध अवस्था में पड़ा है तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को किससे प्रदर्शित किया जाता है? पीबी नोड से प्रदर्शित किया जाता है। नोड लगेगा, शुद्ध अवस्था में नोड लगेगा, अरे बिंदी लगी इसका मतलब शुद्ध अवस्था में है। ठीक है, तो इस प्रकार से शुद्ध अवस्था में हो गया। अब आप समझो कि यहां पर पहले ये बात अच्छे से क्लियर होगी कि शुद्ध अवस्था में तो पीए नोड, बी शुद्ध अवस्था में तो पीबी नोड वाष्प दाब हो गया क्योंकि वाई अक्ष पर वाष्प दाब है। ठीक है, अब आप समझो कि जब इधर से इधर जा रहे हैं तो ए के मोल अंश घट रहे हैं। देखो एक से क्या हो गए हैं? 0, ए के मोल अंश घट रहे हैं। राउट का नियम याद करो, राउट का नियम कह रहा था कि भैया किसी का आंशिक वाष्प दाब जो है ना उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, अगर ए के मोल अंश घट रहे हैं तो ए का वाष्प दाब भी घटेगा, ए का आंशिक वाष्प दाब भी घटेगा, और घटेगा तो ग्राफ लाइन घटेगी तो ऐसे जाएगी ना, यस और नो, घटती हुई ग्राफ लाइन ऐसे जाएगी ना, घटती हुई को कोई ऐसे तो नहीं बना देगा। ठीक है, घटती हुई को तो नीचे जाना पड़ेगा ना, तो इस प्रकार से ये ग्राफ लाइन जो है वो घटती हुई ग्राफ लाइन प्राप्त होगी और वो इस तरीके से प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ लाइन प्राप्त हुई। दूसरी बात देखो यहां पर क्या हुआ है, या इसी को यहां से शुरू कर लें अपने कि ये एक्स बी है और ये वैल्यू है 1, तो यहां पर एक्स बी सर्वाधिक है और यहां पे एक्स बी है 0। बी के मूल अंश कम है तो बी का आंशिक वाष्प दाब भी क्या है? 0 है। यहां पर बी का आंशिक वाष्प दाब भी क्या है? 0 है। और जैसे जैसे ये आंशिक वाष्प दाब यहां पर है 0, अब जैसे जैसे मूल अंश बढ़ रहे हैं तो बी का आंशिक वाष्प दाब बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते ये कहां जाएगा? ये बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा? ये गलत हो गया। देखो सीधी लाइन बनानी है भाई, सीधी लाइन आएगी ये बढ़ते बढ़ते जो है यहां आ गया और इसी को मैं मान रहा हूं आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, तो ये लो ये ग्राफ आ गई। ये चलिए आपको बात समझ में आई कि इधर जा रहे हो तो बी के मोल अंश बढ़ रहे हैं तो बी का आंशिक वाष्प दाब भी बढ़ रहा है, इधर जा रहे हो तो ए के मोल अंश घट रहे हैं तो ए का आंशिक वाष्प दाब भी घट रहा है। ठीक है, और अब मुझे बताओ कि कुल वाष्प दाब क्या होगा? कुल वाष्प दाब इन दोनों लाइनों की क्या आएगा? बीच में ही तो प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो है कुल वाष्प दाब की समीकरण जो है वो ग्राफ लाइन जो है वो इस तरीके से ऐसे आएगी। ठीक है, वो इन दोनों का टोटल रहेगा एक्स ए और एक्स पी, टोटल जो है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। ठीक है, अब आप एक चीज और लिख लो, बात क्लियर हो जाएगी कि भाई आप मुझे बताओ कि ये वाली समीकरण जो है, ये वाली जो समीकरण है वो कौन से, ये वाली ग्राफ लाइन किस समीकरण से प्राप्त हुई? पी ए वाली समीकरण इस ग्राफ लाइन इस समीकरण से प्राप्त हुई है, पी ए बराबर पी ए नोड एक्स ए, इस समीकरण से प्राप्त हुई है। और ये एक्स बी वाली समीकरण जो ग्राफ लाइन है वो किससे प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है पी बी बराबर पी बी नोड एक्स बी, इस समीकरण से ये ग्राफ लाइन प्राप्त हुई है। और ये जो ग्राफ लाइन है ये किससे प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी वाली समीकरण से ये ग्राफ लाइन जो है ये प्राप्त हुई है कि कुल वाष्प दाब जो होगा वो ए और बी के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से ये आपको ग्राफ बनाना है और पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई राउट के नियम के आधार पर एक आदर्श विलयन का ग्राफ बनाओ। ये आदर्श विलयन का है, आदर्श विलयन क्या होता है क्या नहीं होता है, आदर्श नहीं होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ये आने वाले एपिसोड्स में हम सीखेंगे। लेकिन ऐसा बोला जाएगा कि आदर्श विलयन के लिए राउट के नियम अनुसार वक्र बनाइए, तो ये वाला वक्र हमें बनाना होगा। ठीक है बच्चों, तो आराम से आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब जो है, अब अपने क्या करते हैं कि यहां तक की बात हो गई है क्लियर। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वाष्प परावस्था का संगठन। वाष्प परावस्था का संगठन, ये बड़ी बात है भाई, ये आराम से समझनी है। इस पर आधारित ये वाला न्यूमेरिकल भी मैं करवाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले ये वाला वाष्प परावस्था का संगठन का मतलब क्या है ये हम आराम से समझ लेते हैं। बच्चों क्या हुआ, ये बात आराम से समझनी है कि ये एक पात्र है, यहां पर बना दो, देखो ये मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र के अंदर कोई द्रव पड़ा है। हाँ जी, ये द्रव पड़ा है। ठीक है, ये द्रव पड़ा और इस पात्र को हमने बंद कर रखा है। हाँ जी, बंद कर रखा है।
ठीक है, और ये द्रव कैसा है, वाष्पशील है, और अगर वाष्पशील है तो इसकी वाष्प भी बढ़ेगी, है ना, इसकी क्या बनेगी, वाष्प भी बनेगी। और अगर ये द्रव के कैसा है, विलयन है, विलयन है तो इसका मतलब विलायक के साथ विलय भी पड़ा होगा, विलय भी पड़ा होगा, तो ये लो विलय की वाष्प भी जो है इसके अंदर होगी। मतलब दो पदार्थ है, दोनों की जो है वाष्प भी है और द्रव अवस्था में भी पड़ा है, ये साम्य अवस्था आई हुई। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, आराम से अब बातें समझना शुरू करो बच्चों। ये तो आपने पहले भी बनाया था कि भैया विलयन पड़ा है, विलयन में ए और बी दोनों वाष्पशील हैं, दोनों की वाष्प बनेगी, दोनों द्रव अवस्था में पड़े होंगे। ठीक है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको बात समझनी, यहां पर क्या समझनी है, इस प्रावस्था को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों विलयन प्रावस्था। इसको हम क्या कहते हैं, विलयन प्रावस्था। और इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या बन गई विलयन से, ये वाष्प बन गई, तो मैं इसको क्या कहूंगा, वाष्प प्रावस्था। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, क्योंकि अभी इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वो अभी हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। देखो विलयन प्रावस्था के अंदर, ये जो विलयन प्रावस्था है, इसके अंदर जो ए के मूल अंश है, ए के मूल अंश जो है, मूल अंश जो है वो मैं मान रहा हूं कितने, एक्स ए, और बी के जो मूल अंश है, बी के मूल अंश जो है वो मैं मान रहा हूं बच्चों एक्स बी। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौन सी प्रावस्था के अंदर, विलयन प्रावस्था के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर बच्चों ये लो, मैं यहां पर ये जो वाष्प परावस्था है ना, वाष्प परावस्था में जो है ए के जो मूल अंश है वो अलग होंगे, ए के मूल अंश जो है वो अलग होंगे। इसको मैं वाई ए से प्रदर्शित कर रहा हूं, और बी के मूल अंश को, रिजल्टेंट वैल्यू बढ़िया आने वाली है भाई, ठीक है, कि बी के मूल अंश को मैं वाई बी से प्रदर्शित कर रहा हूं। ये लिखने का मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब ये है कि ये वाष्प परावस्था में है भाई बात। देखो ये लिखने का मतलब ये है कि कोई अगर विलयन पड़ा है और उसकी वाष्प पड़ी है, तो दोनों में उसका संगठन अलग अलग होगा भाई, दोनों में उसका संगठन अलग अलग होगा। इसलिए हमने इसमें जो है इसके मूल अंश को वाई बी से प्रदर्शित किया है, और विलयन में इसके मूल अंश को एक्स ए और एक्स बी से प्रदर्शित किया है। ठीक है, अगर हमें उस विलयन का वाष्प परावस्था में संगठन निकालना है, संगठन निकालना है, तो इसके लिए जो सूत्र होता है, इसके लिए जो सूत्र होता है वो वाष्प परावस्था की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वाष्प परावस्था में जो है, अगर किसी के आंशिक वाष्प दाब, लिखूं क्या, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब जो होता है, आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो कैसे निकलेगा, कि मैंने लिखा ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए बराबर क्या होगा, पी ए बराबर होगा ए के मूल अंश और पी टोटल। कहता है टोटल वाष्प दाब से अगर वाष्प परावस्था में ए के मूल अंश को गुणा कर लोगे तो ए का आंशिक वाष्प दाब आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं दूसरी बात करूं कि पी बी की वैल्यू मैं निकालना चाहूं, तो ये आएगा कि वाई बी को किससे गुणा कर लूं, पी टोटल से। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर वाष्प परावस्था में जो ए पड़ा है, ए का आंशिक वाष्प दाब वो कितना है भाई, ए का आंशिक वाष्प दाब है पी ए, और बी का आंशिक वाष्प दाब है पी बी। ठीक है, बी का आंशिक वाष्प दाब क्या है, बी का आंशिक वाष्प दाब जो है वो है हमारे पास क्या, पी बी। तो पी ए का मान क्या होगा, पी ए का मान अगर कुल वाष्प दाब को हम ए के मूल अंश से गुणा कर ले, वाष्प परावस्था बढ़े। अब कोई कहे कि सर पी ए यहां पर एक्स ए पी टोटल लिख सकते हैं क्या, नो जी बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये कब की बात चल रही है, ये वाष्प परावस्था की बात चल रही है, यहां वाले ऊपर वाले की बात चल रही है, नीचे वाले की बात नहीं चल रही। ठीक है, तो ऊपर वाले में अगर संगठन निकालना है तो आपको आंशिक वाष्प दाब निकालना है, तो आप ऊपर वाष्प परावस्था में मूल अंश को कुल वाष्प दाब से गुणा करोगे, और बी का आंशिक वाष्प दाब निकालना है तो वाष्प परावस्था में बी के मूल अंश और कुल वाष्प दाब को गुणा करेंगे। ये बात थ्योरी में
इतनी हजम नहीं होती, ये तब हजम होती है जब हम इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं तब ये बात ज्यादा हजम होती है। चलिए अब मैं ये न्यूमेरिकल करवाता हूं, अभी जो पीछे वाली थ्योरी सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। चेक करें क्या कह रहा है। 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव है ए और बी के वाष्प दाब है 450 और 750 mmHg। मतलब ए का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में, पीए नोड बोल रहा है, वो है 450 और बी का है 750 mmHg। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस मिश्रण का जो है वो संगठन ज्ञात करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है अपने पास, एक इसके अंदर थोड़ी सी चीज और भी मेंशन करनी है, ये न्यूमेरिकल में थोड़ी सी बात और मेंशन करनी है कि एक तो ये यहां पर मैंने लिखा है ना कि द्रव मिश्रण में संगठन ज्ञात कीजिए, और साथ ही ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था मैंने, एक बार इसको पूरा कर देता हूं। तो देखो इसके अंदर एक और लिखा है कि साथ ही वाष्प परावस्था में संगठन ज्ञात की, संगठन ज्ञात, बस ये जो है ये है द्रव मिश्रण में भी संगठन ज्ञात करना है और वाष्प परावस्था में संगठन ज्ञात करना है। पहले आ जाओ अपने इसी बात को एक बार इधर बना लेते हैं, इधर बनाएं, फटाफट बनाते हैं। ये लो जी, ये कह रहा है कि यहां पर एक द्रव मिश्रण पड़ा है, ये लो यहां पर एक मिश्रण पड़ा है, ये लो ये ए है और इसी के साथ मिक्स है क्या भाई, बी मिक्स है, और पात्र को हम कर लेते हैं बंद, पात्र को हम कर लेते हैं बंद। बंद करेंगे तो इसके अंदर जो है ए की वाष्प भी बनेगी, ये लो ए की वाष्प भी बनेगी और प्लस में बी की वाष्प भी बनेगी। ये मैं जो फटाफट काम कर रहा हूं क्योंकि ये बात अपन पहले कर चुके हैं, बी की वाष्प भी बनेगी। क्लियर? अब ये विलयन परावस्था है, ऊपर वाष्प परावस्था है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में इसका मिश्रण का संगठन भी ज्ञात करने के लिए कहा है और ऊपर वाले का संगठन का मिश्रण का संगठन, ऊपर वाला जो वाष्प परावस्था का संगठन भी ज्ञात करने के लिए कहा है और जो नीचे विलयन है उसका भी